Joining me now, live and exclusive on India Today, is the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, one of the senior-most BJP leaders in this crucial battleground state, Keshav Prasad Maurya. केशव मौर्य जी, स्वागत है आपका इंडिया टुडे पे। ये हिंदुस्तान का पहला इलेक्शन कैंपेन होने वाला है जो कि वर्चुअल कैंपेन रहेगा और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां का इतिहास ये रहा है कि पार्टियां बदलती रही हैं। मायावती की सरकार गई, मुलायम की उनसे पहले सरकार गई, अखिलेश की गई। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य एक बार फिर से जीत के बीजेपी को स्थापित करें पावर में दूसरी दफा। निश्चित तौर से सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग ने आज चुनावी तिथियों की घोषणा कर दी है, उसका स्वागत करता हूं। यह सही है, कोरोना की तीव्र लहर के बीच चुनाव की तिथियों का ऐलान हुआ है और 15 जनवरी तक के लिए कुछ प्रतिबंध के साथ चुनाव प्रचार करने के निर्देश दिए। हम जो भी निर्देश जनहित को ध्यान में रखते हुए, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोग के द्वारा दिए गए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। हम उसके हिसाब से प्रचार प्रसार के कार्यक्रम को करेंगे। हमारी पार्टी पूरी मजबूती से इसके लिए तैयार है और पूरे विश्वास से, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं 2017 में कहा करता था कि 11 मार्च को वोटों की गिनती हुई थी। 11 मार्च को सपा बसपा कांग्रेस के 11 बजे ही 12 बज जाएंगे। इस बार मैं ये कह सकता हूं कि 10 मार्च को 11 बजे ही सपा बसपा कांग्रेस के 12 जनता बजा देगी, कमल खिला देगी, सुशासन का, विकास का, सुरक्षा का, डबल इंजन की सरकार का। धन्यवाद। हमने बयान सुना अखिलेश यादव का, वो कह रहे हैं कि ये वर्चुअल रैलीज का इलेक्शन कमीशन का जो प्रपोजल है ये उन पार्टियों को फ़ायदा पहुंचाता है जिनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका डिजिटल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है, उनके लिए ये नुकसानदेह है। वो कह रहे हैं कि अनइक्वल प्लेइंग फील्ड है क्योंकि बराबर की कुश्ती नहीं है, वो ये कह रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ने बड़ा साहस का परिचय दिया है। उनकी पराजय सुनिश्चित है 2022 के विधानसभा चुनाव में, इसलिए उन्होंने चुनाव की घोषणा होते ही अपनी पराजय स्वीकार की है। मैं उनको इस साहस को प्रकट करने के लिए निश्चित तौर से धन्यवाद दूंगा। बाकी नागरिकों की सुरक्षा ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और आयोग ने इसका ध्यान रखा है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं। जहां तक इंफ्रा की बात है, जिनके पास इतने गुंडे, इतने अपराधी, इतने माफिया, इतने दंगाई उपलब्ध हों, उनको इतने भ्रष्टाचारी उपलब्ध हों, उनको किस बात की चिंता है? उनको तो इस प्रकार की चुनौतियों का, इस प्रकार की जरूरतों का, नागरिकों की रक्षा की दृष्टि से आयोग ने जो निर्णय दिया है, निर्णय लिया है, निर्देश दिया है, उसका स्वागत करना चाहिए था। लेकिन मैं जानता हूं उनको पता चल गया है कि वह 2022 के चुनाव में भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव परिणाम आने से पहले ही अपनी पराजय स्वीकार की। इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है कि अब से अगर किसी क्रिमिनल कैंडिडेट को टिकट मिलती है तो उसको टेलीविजन पे, अखबार में इश्तेहार निकालना होगा, अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में वोटरों को बताना होगा और पार्टियों को ये जस्टिफाई करना होगा कि एक अपराधी को उन्होंने टिकट क्यों दी, आपराधिक छवि वाले आदमी को टिकट क्यों दिया, जिसके ऊपर इस तरह के केस है उनको टिकट क्यों दी। क्या आपको लगता है कि इससे पार्टियां थोड़ी शर्मसार होंगी और हो सकता है कि आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दी ही ना जाए? क्या इसका असर होगा? देखिए, मैं आयोग के जो भी निर्देश है, मैंने कहा उसका स्वागत भी करता हूं और भारतीय जनता पार्टी उसका पालन भी करेगी और उसे जो भी उनके आपराधिक रिकॉर्ड है उनको सार्वजनिक करना, यह भी बात अच्छी बात है और यह होना चाहिए। राजनीति का अपराधीकरण करने वाले सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं, अन्यथा राजनीति तो शुचिता की है। राजनीति में बदले की भावना की राजनीति नहीं होती है। या तो सपा बसपा कांग्रेस ने शुरू किया, जो विपक्ष में रहे उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखना, या इनका चरित्र रहा है। हमारी सरकार में जो अपराधी है उसके खिलाफ मुकदमे, जो अपराधी उसके खिलाफ कार्रवाई, जो माफिया है, जो दंगाई है, जो भ्रष्टाचारी उसके खिलाफ कार्रवाई। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया है उसके कारण से राजनीति में अपराधियों का प्रवेश हुआ है। हम तो चाहते हैं कि अपराधी जो राजनीति के अंदर कहीं दूर दूर तक दिखाई न दे। मैंने कई मर्तबा आपको कैंपेन करते हुए देखा है, आपके लिए
और किसी भी नेता के लिए कैंपेन की एक खास बात होती है कि आप जनता से मिलते हैं, आप उनकी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, आपको समझ में आता है कि आपसे नाराज़ है या खुश है या इसको कुछ कहने की ज़रूरत है जिससे वो चार्ज अप हो जाए। अब जब ये सारी चीज़ें वर्चुअली होंगी तो मौर्य साहब आपकी क्या तैयारी, क्योंकि वर्चुअल में आप हाथ तो घुमा सकते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि हरी पट्टी पीछे लगा के कई नेता ऐसा करते हैं, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती है जो जब आप ज़मीन पे होते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो वाली फीलिंग नहीं आती। तो कितना मुश्किल होगा इस वर्चुअल कैंपेन के लिए अपने आप को तैयार करना। देखिए, मैं मानता हूं कि जो कोई परीक्षा होती है, कोई विद्यार्थी होता है, अगर एक साल में उसकी परीक्षा होती है तो वो अगर तैयारी करके रखता है तो वो परीक्षा कब तिथि घोषित हो और वो परीक्षा दे और शानदार परिणाम लेकर के आए। भारतीय जनता पार्टी 5 साल में जो परीक्षा होती है, हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने लगातार 5 साल हम जनता के बीच में रहे, उनकी आंख से आंख मिला करके उनके सुख दुख को जान करके उनके समाधान करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी केवल चुनाव के समय दिखाई देती है और बसपा चुनाव के समय दिखाई देती है, कांग्रेस चुनाव के समय दिखाई देती है। इसलिए चिंता उनको है जो जनता से पहले भी दूर रहे। इस कारण से जनता उनको कैसे याद करेगी, याद भी करेगी तो उनके पिछले कार्यकाल को याद करेगी, पिछले कारनामों को याद करेगी, उनके भ्रष्टाचार और दंगा और माफिया अपराध को याद करेगी। एक सवाल जनता पूछ रही है उत्तर प्रदेश में कि मायावती कहाँ है। तो सवाल बसपा से तो हो रहा है लेकिन बीजेपी से भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी एजेंसियों का डर दिखा के मायावती को अपने घर पे बैठा दिया। ये काम कांग्रेस करती थी, सपा बसपा करती थी, उनका ये काम होगा। हमारा ये काम नहीं है कि हम किसी एजेंसी का डर दिखाएं, किसी को ऐसा बताएं। हमारा तो एक ही काम है, जनता की लगातार सेवा करना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिए, उस मंत्र को लेकर के हम लोग काम करते हैं। और कोरोना संक्रमण काल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए यह महामंत्र दिया था कि हम राजनीति के माध्यम से केवल इसलिए नहीं काम करते कि हम चुनाव लड़े, विधायक सांसद बनाए, सरकार बनाए और सत्ता मिलने पर उसका सुख भोगे, उसका दुरुपयोग करें, बल्कि राजनीति के माध्यम से भी यह भी एक समाज की सेवा करने का प्लेटफॉर्म है। इसलिए सेवा परमो धर्मा, हम सबका पहला धर्म है जनता की सेवा में समर्पित रहना। तो हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है, जिस प्रकार से हमने काम किया है, सत्ता में रहे तो विपक्ष में रहे तो हमने जनता से कभी दूरी नहीं बनाई है। जो जनता से दूर रहे, जनता ने उनको दूर कर दिया है। केशव मौर्य, ये बहुत अलग किस्म का चुनाव रहने वाला है। हालांकि अभी अभी घोषणा हुई तो शायद लोगों को पूरा एहसास नहीं, लेकिन इस तरह का चुनाव हिंदुस्तान ने अब तक देखा नहीं है। देखते हैं कि आखिरकार जनता किसको पसंद करती है और आपकी सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में चुनी जाती है कि नहीं। हमारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निश्चित राहुल जी, निश्चित चुनी जाएगी। 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। मैंने 2017 में कहा था कि 10 बजे समाजवादी पार्टी के 11 मार्च को 12 बज जाएंगे। इस बार 10 मार्च को 11 बजे सपा बसपा कांग्रेस के 12 बज जाएंगे। 300 से ज्यादा सीटें निश्चित तौर से जनता के आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के परिश्रम, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो काम किया गया उसके आधार पर हम फिर जीतेंगे, फिर सरकार बनाएंगे। धन्यवाद आपको। Remember during the campaign you were saying that you'll get 300 plus. उस टाइम 200 मुश्किल लग रहे थे and that's what happened ultimately and you were leading the BJP campaign in 2017. So it'll be interesting to see what happens. Thank you so much, Keshav Prasad Maurya, for joining us in India Today. धन्यवाद।